आप सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की सुर्खियों पर नजर। बिलासपुर रेलवे जोन को मिला बड़ा बजट। रेल मंत्री ने जीएमसी परियोजनाओं पर की वर्चुअल चर्चा। कांग्रेस पार्षद अमित सिंह पर एफआईआर, फर्जी तरीके से निगम की दुकानें बेचने का लगाया आरोप। बगदेवा में बाढ़ से बिगड़े हालात, राहत और बचाव दल सक्रिय, आसपास के गांव भी प्रभावित। और ग्रीन स्टील समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय, कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों पर उद्योगपतियों ने जताई सहमति। सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बजट 2024-25 में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए एससीसीआर को मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी दी। केंद्रीय आम बजट में रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़कर राज्यवार बजट की जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि 3.0 मोदी सरकार रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए देश के सभी राज्यों को भारी भरकम बजट दिया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रेल बजट का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है, जो 5,050 करोड़ के पिछले बजट से 1,872 करोड़ ज्यादा है। यही नहीं, यूपीए सरकार के 311 करोड़ के बजट की तुलना में ये 22 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा। इस साल जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग 2,500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2,500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं और अगले 2 साल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग होगा। छत्तीसगढ़ में काम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ जाता है जब भी काम चलता है। उन्होंने बताया कि आने वाले 1 वर्ष में 2,500 जनरल कोच बनाए जाएंगे। संख्या बढ़ने से रेल यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिलेशन पर भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम चल रहा है। करीब 37,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर इस समय काम हो रहा है, इसलिए अभी इससे समस्या हो रही है, ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के साथ ये समस्याएं कम होंगी। वर्तमान में भी कम से कम समस्या हो, इसके लिए अधिकारियों और सभी जोन को निर्देशित किया गया है। सभी को सहयोग करने कहा है। बहुत काम चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके कारण जो परेशानी होती है, थोड़ा उसमें सहयोग भी करें और सभी नागरिकों के पास वो सूचना भी आप लेके जाएं कि चूंकि काम ज्यादा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए थोड़ा कैंसिलेशन की जो ये असुविधा है, ये टेम्परेरी पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म छत्तीसगढ़ में इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में विशेषकर बिलासपुर, रायगढ़, इस एरिया में सभी सहयोग करें ताकि छत्तीसगढ़ को मिनिमम प्रॉब्लम हो। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिनमें अकलतरा, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानु प्रतापपुर, भाटापारा, बिलासपुर, दल्ली राजहरा, चांपा, डोंगरगढ़, हथबंद, जगदलपुर, जांजगीर, नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपनिया, पेंड्रा रोड जंक्शन, रायपुर जंक्शन, सरोना, तिल्दा, उरकुरा समेत उसलापुर जैसे छोटे स्टेशन शामिल हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 10वीं की बालिकाओं को अपने संबंध में जानकारी देते हुए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, इसकी जानकारी दी। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने सचेत किया। कलेक्टर ने बच्चों से कहा, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत और लगन चाहिए। सबको समान सुविधा मिलने के बावजूद कोई चयनित होता है, किसी को सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों द्वारा खेलकूद के संबंध में चर्चा करने पर कलेक्टर द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को बैडमिंटन कोर्ट का प्रस्ताव भेजने कहा। निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त आदिवासी CL जायसवाल, संस्था में अध्यापन करा रहे आउटसोर्सिंग संस्था CL एजुकेट के संचालक जयेश गुंबर, डॉक्टर रनित गुंबर और संस्था के प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर GA अश्विनी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ को खास बनाने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह मना रहा है। बहुआयामी उद्देश्य के तहत बच्चों में गुणात्मक शिक्षा और उनको रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इन दिनों सरकारी स्कूलों में कुछ अलग और रोचक हो रहा है। 2020 में लागू नई शिक्षा नीति में पढ़ाई का बदला तौर तरीका प्राथमिक स्कूल से कॉलेज स्टूडेंट्स महसूस करने लगे हैं। पढ़ाई के नए पैटर्न से प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे ज्यादा उत्साहित हैं। एनईपी के 4 साल पूरे होने पर शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाला यह कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और एनईपी द्वारा शुरू किए गए शैक्षणिक सुधारों पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है। एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधि कराना है। जैसे कि अभी एनईपी 2020 चल रहा है, उसके तहत बुनियादी शिक्षा एनईपी 2020 में महत्वपूर्ण है। तो बुनियादी शिक्षा के तहत अलग अलग दिन, एक सप्ताह के कार्यक्रम में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करना है। पहले दिन ये 22 से 28 चलने वाला कार्यक्रम है। 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा पहले दिन, उसके बाद TLM, दूसरे दिवस में FLN, तीसरे दिवस में खेल दिवस, चौथे दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5वें दिवस में डिजिटल कौशल और 6वें दिवस में इको क्लब का गठन, जिसमें पेड़ पौधा एक पेड़ माँ के नाम से सभी टीचरों को लगाना है। इस मौके पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सांस्कृतिक रंग भर दिया। बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ शिक्षा को ज्यादा रुचिकर बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे स्कूलों से दूर न हो सके। शिक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों में पालकों की न केवल उपस्थिति है, बल्कि वे इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। तारबहार शासकीय माध्यमिक स्कूल में तरह तरह की गतिविधियां चलाकर नई शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। बारिश के दिनों में जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी चपेट में शहरी नागरिक भी आते हैं। इससे बचाने सभी स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं। निजी और रिटायर्ड डॉक्टर अपनी सेवाएं निस्वार्थ देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। टाइफाइड, डायरिया, पीलिया के रोगियों को तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़ती है। इसका संक्रमण बारिश के दिनों में अधिक होता है। इलाज के साथ बचाव जरूरी है। रिटायर्ड और निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक समाज सेवियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनका कहना है, डिहाइड्रेशन की कमी दूर करना पहली प्राथमिकता होता है। घर पर ORS बनाना, खान-पान और विशेष रूप से पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई। डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, तो आपको क्या करना है? सही अनुपात यही है कि 1 गिलास शुद्ध पानी चाहे उबाल कर उसको ठंडा कर लिया जाए वहाँ पर, और 1 चम्मच, छोटे चम्मच में शक्कर, ज़्यादा नहीं, और 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक भी ज़्यादा जुड़ जाता है, दोनों तरफ ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उसको टेस्ट कर लिया जाए। नमक को पहले, उसका खारापन आंसू के खारेपन से अधिक नहीं होना चाहिए। सिम्स में मरीज और उनके परिजनों को जल जनित बीमारियों की जानकारी और उनसे बचाव का तरीका अपनाने की सलाह दी गई। उत्सुक लोगों ने प्रश्न किया, उनकी जिज्ञासा शांत की गई, जिससे वे संतुष्ट दिखे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाई दुकानों को फर्जी रसीद के जरिए बेचने के मामले में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। गंभीर धाराओं के तहत FIR के बाद से पार्षद फरार बताया जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने के आरोप में FIR दर्ज कराया है। निगम आयुक्त ने मामले में पुलिस कप्तान रजनीश सिंह को पत्र लिखकर बताया है कि अमित कुमार सिंह वार्ड क्रमांक 50 का पार्षद है। उसने फर्जी रसीद का सहारा लेकर शासकीय संपत्ति को बेचा है।
इस पर सरकंडा थाने में आरोपी कांग्रेस पार्षद के खिलाफ 420, 467, 468, 471 की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। के पूर्व मामले की निगम आयुक्त ने जांच कराया, जिसमें पाया कि पार्षद अमित कुमार सिंह ने निगम प्रशासन द्वारा बहतराई रोड स्थित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाई गई दुकानों को फर्जी रसीद तैयार कर लोगों को बेच दिया है। पार्षद महोदय हैं अमित कुमार जी, उनके द्वारा जो हमने एक जांच कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें थी, जिनका रसीद काट कर उनके द्वारा हितग्राहियों को आवंटित कर दिया गया था, जो कि निगम के रसीद से हमने मिलान किया। जांच में आई तो वो निगम से रसीद नहीं कटी थी, उनके द्वारा स्वयं रसीद काटी गई थी, जिसके कारण उन पर जांच समिति बनी। जांच समिति ने रिपोर्ट दिया, जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर उन पर एफआईआर की कार्रवाई की गई। जांच टीम ने पड़ताल के दौरान पाया कि वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद अमित कुमार सिंह ने पैसे लेकर सरकारी दुकानों को फर्जीवाड़ा कर आवंटित किया है। मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी कांग्रेस पार्षद के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। आरोपी पार्षद अभी फरार है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के पंचायत सदस्यों ने चर्च के कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए मामले की शिकायत थाने में की है। पादरी अनुराग नथानियल ने कहा, तोड़ा गया निवास काफी जर्जर था, वहां चर्च का नवीन कार्यालय बनाना प्रस्तावित है, इसके लिए 2 सालों से नोटिस दिया जा रहा था। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के प्रांगण में स्थित जर्जर घर को तोड़े जाने के बाद संस्था के पदाधिकारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। पादरी अनुराग नथानियल ने बताया कि कर्मचारी परिवार को अस्थायी तौर पर ट्रस्ट के कच्चे मकान में शरण दी गई थी, जिन्हें विगत 2 वर्षों से खाली करने कहा जा रहा था, लेकिन टालमटोल करने पर उन्हें लगातार विधिवत नोटिस भी दिया गया, लेकिन वह ट्रस्ट की जमीन पर बने मकान को खाली नहीं कर रहे थे। पादरी ने बताया कि उक्त स्थान पर चर्च का कार्यालय बनना प्रस्तावित है। सर, ये चर्च की पुरानी प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी, और इसमें बहुतेरों को सहायता दिया जाता रहा है। जब कभी किसी को आवश्यकता पड़ी है, बिना भेदभाव के लोगों की सहायता की जाती रही है। वो लोग रहते थे, उनकी व्यवस्था होने के बाद चले जाते, और ये लोग को भी सहायता 1 महीने का जो इन्हीं के पास लेटर है, जो इन्होंने थाने में प्रोड्यूस किया, उसमें 2000 में लिखा हुआ है कि 1 महीने के लिए दिया जा रहा है अस्थायी रूप से। तब तक वो यहाँ है तो चर्च में सहायता कुछ काम करेगा, चपरासी का, झाड़ा पोछा, और उसके बाद अगली काउंसिल तक के लिए अगर इनको और टाइम लगता है तो काउंसिल जैसा बोलेगी वैसा आगे बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद कुछ रिकॉर्ड है नहीं। तो ऐसा है इनके रिकॉर्ड से सन 2000 में ये यहाँ पर रहे, और यहाँ पर बनना है हमारा। अब सारे केसेस जो वर्षों से चल रहे थे, 70 वर्षों से, वो समाप्त हो गए। तो अब रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी रायपुर के थ्रू हमको रजिस्टर्ड ऑफिस भी दिखाना है। तो एक बड़ी संस्था के नाम से तो एक ऑफिस यहाँ पर बनना है, जो पहले से पास हो चुका, मिनट्स में, एजीएम में और रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी में रिपोर्ट दी जा चुकी है, और वहाँ से स्वीकृति, यहाँ लेटर करस्पॉन्डेंस और सारी चीजें शुरू भी हो चुकी हैं इस स्थान के नाम से। पादरी के अनुसार जसवंत मसीह का परिवार आपराधिक मामले में लिप्त है। उसके बेटे के खिलाफ कई गंभीर मामले थाने में दर्ज हैं। एक बेटा वर्तमान में जेल में बंद है। उन्होंने यह भी कहा कि मसीही परिवार के द्वारा रात को चर्च के प्रांगण में नशाखोरी भी कराई जाती है। ये एक गैस फुग्गे के लिए वो अवैधानिक रूप से जो गैस सिलेंडर भरते हैं, उसके विस्फोट हो चुके हैं। इनका एक लड़के का हाथ उसी में उड़ गया। हमारे इस घर की दीवार गिर चुकी है, पहले विस्फोट से दूसरे विस्फोट में, और तीसरे विस्फोट में जो जसवंत मसीह है उनका जबड़ा टूट चुका है, और 1.5-2 महीने यहाँ पर रहे। और इस प्रकार से यहाँ अवैधानिक किस्म के जो हम नहीं जानते हैं वो कैसे लड़के हैं जो रात को यहाँ 2-2, 2:30 बजे तक रहते हैं। चरस वगैरह का यहाँ होता था, वो पीते थे, शराब की बोतलें यहाँ पाई जाती हैं। तो बड़ा ख़राब लगता है कि ये सब क्या है। यहाँ टॉयलेट और ये होने के कारण पास में बर्जिस स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियाँ आती जाती हैं, और यहाँ लड़कों का जमघट रहता है शाम तक, और वो सारी चीज़ है। मारपीट होती है यहाँ पर। ना वो स्व सहायता समूह जैसी कुछ मीटिंग लगाते हैं, उसमें पैसे के लेन देन पे सुबह 6 बजे से लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की, और ये सब पार्सनेज में, चर्च कंपाउंड में, सब अच्छा नहीं लगता है। उनको बहुत बार समझाया गया। चर्च के पदाधिकारियों ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म में अज्ञात कारण से 2 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पहुंची जीआरपी को मृतक
आसपास कुछ भी सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दोनों व्यक्ति स्टेशन परिक्षेत्र में लोगों से मांग कर गुजर बसर करते थे। बहरहाल जीआरपी मृतक के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर उनके परिजनों की तलाश कर रही है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसा बगदेवा पथरापाली में बाढ़ का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां के हालात बिगड़ गए हैं, जिसके कारण ग्राम कोरबी समेत दर्जनों गांव से सड़क संपर्क टूट गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिल रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर जलमग्न हुए हैं और लोग घर छोड़ने विवश हुए हैं। दरअसल खोंदरा जंगल से बहकर बरसात का पानी बगदेवा पुल में मिल रहा है और यहाँ का जल स्तर धीरे धीरे खतरे के निशान को छूने लगा है। ग्रामीणों के अनुसार इतना विशाल जल स्तर उन्होंने पहली बार देखा है। बगदेवा से कोरबी जाने के लिए एकमात्र सड़क है, जिसके जो है पुल पर भी पानी अब आने लगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लिंगियाडीह, दयालबंद और सीपत रोड से बेजा कब्जा हटाने आदेश दिया था, जिस पर नगर निगम, राजस्व और टीएनसी की संयुक्त टीम ने मार्च में कब्जा स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन किया था। अब सड़क चौड़ीकरण का टेंडर हो चुका है। जल्दी ही अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। चांटीडी के बाद अब लिंगियाडीह, सीपत, बहतराई मुख्य मार्ग सहित आसपास बेजा कब्जा हटाया जाएगा। गौरतलब है कि शासकीय भूमि से बेजा कब्जा हटाने लगाए गए पीआईएल पर हाईकोर्ट ने बिलासपुर विकास योजना पुनर्अवलोकन 2031 के अनुसार कार्रवाई करने आदेश दिया था। 1 मार्च को नगर निगम, राजस्व और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने शासकीय भूमि पर बनाए गए दुकान और मकानों का सीमांकन कर अवैध कब्जा हटाने नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद भी कब्जा नहीं हटा है। निगम प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर पर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। अपर निगम आयुक्त ने बताया कि 10 दिनों के भीतर बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बहतराई से सीपत मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट तक अवैध कब्जा हटाने मार्किंग की गई है। वहीं सीपत से दयालबंद रोड में सड़क के बीच 60 फुट दोनों तरफ नाप जोप किया गया है। वहीं अपोलो की तरफ जाने वाली सड़क 80 फीट चौड़ी करने अधिकारियों ने टेप पकड़कर मार्किंग किया है। 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। अपोलो रोड जो चौड़ीकरण होना है वहाँ की उसके लिए टेंडर हो चुका है और टेंडर में वर्क ऑर्डर भी ठेकेदार को दिया जा चुका है। नाप जोख का कार्रवाई भी पूर्ण हो चुका है और फिर आगामी दिवस में जैसे ही होगा उसमें कार्रवाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शासकीय भूमि पर बहुत से लोगों का 100 सालों से यहाँ कब्जा है। इस क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों की यहाँ कई दुकानें भी हैं, जिसका वह किराया ले रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में नगर निगम की टीम बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 ई-सिटी बसों को लेकर निगम में तैयारियां चल रही हैं। अपर आयुक्त खजांची कुमार ने बताया कि बसों को लाने कागजी कार्यवाही पूरी हो गई है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार बिलासपुर नगर निगम को सभी बसें हैंडओवर कर देगा। निगम प्रशासन ने बसों के रूट पॉइंट में चार्जिंग स्टेशन बनाने का जो स्थान जो है वो चिन्हांकित कर लिया है। शहर की जनता को ई-सिटी बसों की सुविधा नवंबर महीने से मिलेगी। प्रपोजल हमने प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। आगामी 15 दिवस के अंतर्गत हमें सूचना मिली है कि उसका प्रस्ताव का सहमति हमको राज्य और केंद्र शासन से मिल जाएगी। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुछ और खबरें देखने से पहले आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बिलासपुर रेलवे जोन को मिला बड़ा बजट। रेल मंत्री ने जीएम से परियोजनाओं पर की वर्चुअल चर्चा। कांग्रेस पार्षद अमित सिंह पर एफआईआर। फर्जी तरीके से निगम की दुकानें बेचने का लगाया आरोप। बगदेवा में बाढ़ से बिगड़े हालात, राहत और बचाव दल सक्रिय, आसपास के गांव भी प्रभावित। और ग्रीन स्टील समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय। कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों पर उद्योगपतियों ने जताई सहमति। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। स्टील उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में नई पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति व्यापारी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में CII को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयाँ तो संचालित हैं ही, इसके साथ ही निजी क्षेत्र के अनेक छोटे बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं। इस अवसर पर CII के पदाधिकारी और उद्योगपति आशीष सराफ, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुवेंद्र बेहरा, संजय जैन, PV किरण अनंत मौजूद थे। नगर निगम प्रशासन 1 अगस्त को वृहद पौधारोपण करेगा। 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिए निगम प्रशासन प्रत्येक जोन कार्यालय में 26 जुलाई से निःशुल्क पौधे बांटेगा। महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों से विशेष तौर पर आग्रह किया गया है कि वो एक पौधा मां के नाम जरूर लगाएं। नगर निगम की समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर रेणुका पिंगले ने बताया कि लोगों से भी सुरक्षित स्थान पर पौधा लगाने अपील की गई है। नगर निगम द्वारा 1 अगस्त को हम लोग 1 लाख पौधे लगाने का ध्येय रखे हुए हैं। समस्त जोन के अंतर्गत जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं उनके सहयोग से महतारी वंदन योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के संदेश से हम लोग पौधारोपण करेंगे। पौधे हमारे यहाँ वन विभाग से आएंगे, उसको 26 तारीख से वितरण की कार्यवाही की जाएगी। पौधे वितरण करके गड्ढा खोदने की कार्यवाही 29 तारीख तक की जाएगी और 1 तारीख को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर किया जाएगा। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक को चकरभाटा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के द्वारा थाने में अपराध दर्ज कराते ही आरोपी जागेश्वर उर्फ छोटू यादव बोरसरा से फरार हो गया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस किया। चकरभाटा थाना प्रभारी रविंद्र अनंत ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी को दुर्ग से पकड़ा। आरोपी जागेश्वर उर्फ छोटू यादव के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है। रेलवे के अर्बन बैंक का चुनाव बुधवार और गुरुवार को हुए मतदान के साथ पूरा हुआ। मतदाता बरसते पानी में पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। दूसरे दिन गुरुवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाते हुए पूरी की गई। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। परिणाम देर रात तक जारी किए गए। लंबे अंतराल के बाद अर्बन बैंक चुनाव हो रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाता सदस्यों में काफी उत्साह है। उन्हें मतदान शुरू होने का इंतजार था। इसके चलते वर्षा भी उनके कदम नहीं रोक पाई। बरसते पानी में सदस्य मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वोटिंग के लिए लॉक्ड बॉक्स और यहाँ पर पूरे समय सुरक्षा स्टाफ भी मौजूद रहा। अच्छी बात यह रही कि किसी भी मतदान केंद्र में विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। बुधवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। दूसरे दिन गुरुवार को भी शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। कुछ अंतराल के बाद गणना प्रारंभ की गई। मालूम हो कि पूर्व में दूसरे दिन केवल रनिंग स्टाफ को मतदान करने की अनुमति दी थी, जिसे बदलकर इसे सभी के लिए कर दिया गया। यह बदलाव कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। इस आदेश के आधार पर रेलवे के कार्मिक विभाग ने मतदान कराने का निर्णय लिया है। अर्बन बैंक का यह डेलीगेट का चुनाव है और ये 64 कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे मैं प्रत्याशी हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पे 3 और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 80% मतदान यहाँ हो चुका है और 5 बजे तक और मतदान होना है और काफ़ी अच्छा कर्मचारियों में उत्साह है कि मतदान करने को लेकर निश्चित ही एक अच्छा परिणाम यहाँ पे शेयर धारकों को मिलने जा रहा है। 200 से अधिक पोलिंग बूथ है और लगभग 80 पदों के लिए यहाँ पे चुनाव किए जा रहे हैं। 310 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में सम्मिलित हैं। सभी 76 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा चुनाव का माहौल क्रू लॉबी में देखने को मिला। यहाँ प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने पक्ष में वोट डालने सदस्यों से अपील करते दिखे। मंडल में 16,503 मतदाता हैं। वहीं सीटों की संख्या लगभग 80 है। 310 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 80 सदस्य जीत कर आएंगे। यही सदस्य डायरेक्टर के लिए मतदान करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कूली कल्याण समिति का 2 साल बाद चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत दूसरे पदों पर सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 152 लाइसेंसी कूली है। चुनाव को लेकर 15 जुलाई को नामांकन
भरा गया था। इसके तहत 20 जुलाई को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें विपक्ष में खड़े प्रत्याशियों के नाम वापस लिए गए। इसके कारण अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर निर्विरोध चुनाव पूरा किया गया। जानकारी के अनुसार सुभाष यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरह राजकुमार मनहर उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार बंजारे सचिव, एम रामाराव सहसचिव, श्याम कलेश कोशले कोषाध्यक्ष और शिवा वर्मा को उप कोषाध्यक्ष बनाया है। अन्य सदस्यों में अनुपा यादव, सविता यादव, प्रवीण भार्गव, संतोष खांडे, एम गंगैया और धनीराम यादव शामिल हैं। चुनाव के पीछे एक उद्देश्य केवल कूलियों का प्रतिनिधि मंडल तैयार करना है, जिससे कि वो अपना पक्ष रेलवे प्रबंधन और डीआरएम के अलावा रेल बोर्ड के समक्ष रख सके। इस बार जितने लोग बने हैं सब पढ़े लिखे हैं और सारे लोग का वही कहना था कि हम लोग अभी ये जो मांग है हम अधिकारी तक, चाहे वो मेडिकल का हो या हमारे काम का हो या रूम का हो या फिर बच्ची के पढ़ाई का, वो सारे हम जीएम से या ऊपर रेल ऊपर साफ करेंगे। ट्रेनों के लगातार रद्द करने से कूलियों के समक्ष आर्थिक दिक्कतें खड़ी हुई है। इसके साथ ही कई परेशानियां भी हैं, जिसे लेकर लगातार रेल प्रशासन से उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन कई मांगे अब भी अधूरी हैं। पदाधिकारी नियुक्त होने पर अब कूली मजबूती के साथ अपनी मांग और समस्याएं रेल प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब विष्णुदेव साय सरकार ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों में बोर्ड और डिस्प्ले की मदद ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार स्टेशन के अंदर सभी प्रमुख गेट को प्रचार का माध्यम बनाया है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण स्टेशन में लगे सभी टीवी और डिस्प्ले में चल रहे राज्य सरकार की योजनाओं के विज्ञापन जो है वो हटा दिए गए थे। अब आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से स्टेशन के डिस्प्ले में इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। गेट नंबर 3 और 4 पर लगे डिजिटल डिस्प्ले में भी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यात्रियों को बताया जा रहा है। प्रचार का कई माध्यम होता है अलग अलग, और इसमें सबसे अधिक लोगों से सुनकर एक दूसरे को बताकर जो प्रचार किया जाता है वो काफी प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।